Hello students, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan welcoming you all to our one short video lecture series. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रचना शारीर के पेपर 2 का वन शॉट में पूरा जितना भी रचना शारीर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारी चीज हम लोग कवर कर लेंगे पूरे वन शॉट के अंतर्गत। तो अगर एग्जाम में तुम लोग के काफी कम टाइम बचा हुआ है, एक दिन भी बचा हुआ है, तो ये वन शॉट लेक्चर देख के चले जाओ, तुम लोग के पेपर अच्छे जाने वाले हैं, आराम से पास हो जाओगे। तो ठीक है, और भी बहुत सारे वन शॉट मैंने कवर करवा दिए हैं, रचना शारीर के पेपर 1 का भी, क्रिया का भी, पदार्थ का भी, संस्कृत का भी। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। तो ठीक है, चलो आ जाओ, रचना शारीर का पेपर 2 का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है कोष्ठ एवं आशय शारीर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। प्रमाण एवं मर्म शारीर से 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। शिरा धमनी स्रोतस एवं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से 21 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 10 6 मार्क्स। एंड कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वक शारीर और सेंसरी ऑर्गन से तुम्हारा 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो रूपरेखा रहने वाली है। और इसमें से भी क्या है कि सबसे एमसीक्यू भी आ सकता है, कि जिससे भी 5 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। और बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये 10 मार्क्स का नहीं पूछेगा, बाकी सबसे 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जो भी टॉपिक है प्रमाण शारीर से। तो स्टार्ट करते हैं, देखो आ जाओ। चलो, तो देखो प्रमाण शारीर में क्या बताया गया है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमाण क्या होता है। किसी भी चीज को नापना ही प्रमाण होता है। अब नापेंगे कैसे? तो देखो, आचार्यों ने नापने के लिए क्या क्या चीजें बताई गई है। तो देखो, आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर की लंबाई जो है वो 84 अंगुली पर्व बताई गई है। यानी कि 84 अंगुल बताई है किसने? शरीर की लंबाई आचार्य चरक जी ने बताई है। फिर आचार्य सुश्रुत ने यही लंबाई जो है वो 120 अंगुल बताई है। और आचार्य वाग्भट ने यही मनुष्य की शरीर की लंबाई जो है वो 3.5 हाथ बताई है। तो अब तुम लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग कैसे हो गया? तो देखो, अंगुली से नापते हैं, अंगुली से 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, ऐसे करके अंगुली से जो नापा जाता है वो अंगुली प्रमाण होता है। और हाथ, जैसे एक एक हाथ करके ऐसे नापा जाता है, तो वो तुम्हारा हाथ हाथ में बताइए कि 3.5 हाथ की जो है वो लंबाई होती है, ये वाग्भट ने बताया गया है। तो एक हस्त बराबर अप्रोक्स तुम लोग का 24 अंगुल होता है, 24 अंगुल होता है। तो टोटल 3.5 हाथ बराबर टोटल 84 अंगुल हो जाएगा। तो देखोगे कि 3.5 हाथ तो वाग्भट ने भी बताया है और आचार्य चरक ने भी 84 अंगुली बताया है। तो अप्रोक्स ये दोनों सेमी चीज कह रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने ये 120 अंगुल कहाँ से बता दिया है? तो वो क्या करते हैं कि ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और हाथ ऊपर से लेकर वहां से लेकर पूरे टो तक जो है वो डिस्टेंस, वो लंबाई बताई है इन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने। तो ऐसे याद करो इसको, क्वेश्चन आता है ये चरक 84, च से चरक, च से 84। फिर वाग्भट ने भी अप्रोक्स वही बताया है, वाग्भट ने 3.5 हाथ हो गया और सुश्रुत ने 120 हाथ, 120 अंगुल। और ये मॉडर्न के हिसाब से देख लो, एक अंगुल में अप्रोक्स 3/4 इंच होता है, और ये इतना सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर और क्या बताया अंगुली प्रमाण के बारे में? तो देखो, स्वस्थ शरीर का सम एवं विषम मान। स्वस्थ शरीर का मान बताते हुए आचार्य चरक क्या बताते हैं कि शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर उनकी लंबाई दोनों समान हो। यानी कि शरीर जितना लंबा हो और हाथ को ऐसे फैला दे, और ये जो लंबाई बनेगी हाथ को फैलाने के बाद यहां से लेकर यहां तक, ये अगर किसी व्यक्ति का सम होता है यानी बराबर होता है, शरीर की लंबाई सिर से लेकर पैर तक, और ऐसे हाथ फैला दे दोनों, और इस हाथ से लेकर इस हाथ तक जो लंबाई होती है अगर किसी व्यक्ति की बराबर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आयु, बल, ओज, सुख, धन तथा अन्य इच्छित भाव प्राप्त होते हैं। इस प्रमाण से हीन तथा अधिक प्रमाण वाले पुरुष इनके विपरीत गुणों से युक्त होते हैं। तो ये किसने बताया? आचार्य चरक ने। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि स्वयं की उंगलियों से ही इस शरीर का प्रमाण जानना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी और की उंगली से 84 अंगुल नहीं देखूंगा, मैं अपने ही उंगली से जो भी है 84 अंगुल देखूंगा। तो ये कौन बता रहे हैं? कि सुश्रुत बता रहे हैं। सुश्रुत ने 120 अंगुल बोला है, तो जो भी 120 अंगुल कैलकुलेट करना है, या आचार्य चरक के अनुसार 84 अंगुल भी वो नापना है, तो वो खुद के ही उंगली से नापा जाता है, तो वो एक्यूरेट आता है। अंगुली से इस शरीर का प्रमाण जानना चाहिए, पुरुष या स्त्री
अगर प्रमाण युक्त हो, यानी कि अगर सेम होता है जो भी बोला जा रहा है, जो भी हाइट बोला जा रहा है, अगर 120 अंगुल निकलता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं तथा उन्हें धन की प्राप्ति होती है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर दीर्घायु तो हो गए, समझ में आता है कि हाँ ठीक है फिट है, अब ये धन वाला मामला कहाँ से आ जाता है? तो देखो धन के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति दीर्घायु है, अच्छा स्वास्थ्य वगैरह उसका अच्छा है, तो उसकी काम करने में इफेक्टिविटी ज्यादा होगी, अच्छे से काम करेगा, चीजों को हैंडल करेगा, नॉलेज नॉलेज वगैरह जो भी कुछ अगर पढ़ाई लिखाई का काम है तो याद हो जाएगा, अगर शारीरिक श्रम वगैरह है तो वो भी अच्छे से कर पाएगा। तो ये सब काम करने से क्या होता है कि लास्ट में अर्थ की प्राप्ति होती है, पैसे मिलते हैं उसको काम के लिए। तो ये बता रहे हैं, ये बता रहा है अगर व्यक्ति स्वस्थ है, दीर्घायु है, तो उसको धन की प्राप्ति होती है। तो अब आई थिंक ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रमाण मध्यम हो तो मध्यम आयु धन मिलेगा, और अगर प्रमाण अगर शास्त्रोक्त यानी कि जो भी प्रमाण बताया गया अगर वैसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको अल्पायु एवं कम धन की प्राप्ति होती है। और वाग्भट के अनुसार अपने अपने हाथ से नापने पर प्रत्येक व्यक्ति का 3.5 हाथ का जो अगर हो जाती है लंबाई तो वो सुख आयु को प्राप्त होता है। ठीक है, अंगुली प्रमाण का महत्व देख लो, महत्व लिखने के लिए आ जाएगा तो ये सारी चीजें लिख देना। क्या लिखोगे? आयु का ज्ञान कराता है, स्वस्थ एवं अस्वस्थ के निदान के लिए, से लेकर में सर्जरी वगैरह के लिए क्या होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पड़ता है कि कौन से ऑर्गन वगैरह कहाँ पे है, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है, तो इन सब चीजों के सर्जरी एवं प्रमाण के ज्ञान हेतु चिकित्सा कार्य में सरलता होगी, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह अच्छे से कर पाएगा कोई भी। फिर शव छेदन का ज्ञान के अवयवों के परीक्षण के हेतु तथा विधि एवं व्यवहार आयुर्वेद में मृत परीक्षण में सहायक है। तो ये जो भी है अंगुली प्रमाण का महत्व था। अब आ जाओ अंजलि प्रमाण पे। तो अंजलि प्रमाण में क्या क्या लिया जाता है? तो अंजलि प्रमाण में यानी कि ये एक अंजलि इसको बोला जाता है। तो एक अंजलि में अप्रोक्स तुम लोग का देखो यहाँ लिखा होगा कितना, 1112 मिलीलीटर होता है। 1112 मिलीलीटर को एक अंजलि अप्रोक्स माना जाता है आधुनिकों के अनुसार। तो एक बार देख लो कि जितने भी रस हो गया या मूत्र पुरुष वगैरह हो गया, उन सारी चीजों का जो है वो कितना अंजलि प्रमाण आचार्यों द्वारा बताया गया है। तो देखो उद्गम यानी जल हो गया, स्वेद हो गया, लसिका हो गया, इन सारी चीजों का जो भी है प्रमाण है वो 10 अंजलि बताया गया है। रस का प्रमाण 9 अंजलि, रक्त का प्रमाण 8 अंजलि, पुरुष का प्रमाण 7 अंजलि, कफ का प्रमाण 6 अंजलि, पित्त का प्रमाण 5 अंजलि, मूत्र एवं आर्तव यानी कि मूत्र एवं आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि, वसा का प्रमाण 3 अंजलि, मेद एवं स्तन्य का प्रमाण जो है 2 अंजलि बताया गया है, मज्जा का प्रमाण जो है 1 अंजलि बताया गया है, मस्तिष्क शुक्र एवं अपरोज का प्रमाण आधा अंजलि बताया गया है, और परोज का प्रमाण जो है वो 8 बिंदु यानी 8 बूंद बताया गया है। तो ये है मस्तिष्क शुक्र एवं अपर ओज। ओज में भी 2 टाइप का ओज मैंने बताया था, शायद क्रिया शारीर में एक्सप्लेन किया था इसको। दो अब ओज 2 टाइप के होते हैं, एक अपर ओज होता है और एक पर ओज होता है। तो अपर ओज जो होगा वो आधा अंजलि होगा, और पर ओज जो है इसका प्रमाण जो है वो 8 बूंद बताया गया है। 8 बिंदु को ही बूंद बोलते हैं। ठीक है, और ये आर्थो देख लो, आर्थो क्या है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की बात हो रही है जो कि फीमेल में देखने को मिलेगा। इसका प्रमाण 4 अंजलि बताया गया है। आधुनिकों के अनुसार बताया दिया 1 अंजलि बराबर 112 मिलीलीटर अप्रोक्स। ये प्रमाण खत्म हुआ। अब तुम लोग आ जाओ कोश शारीर पे। कोश शारीर देख लो क्या होता है। तो कोश शब्द की व्याख्या, कोश मतलब क्या होता है, संदूक या पेटी से रिलेट कर सकते हैं। देखो अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोष्ठ होता क्या है। कोष्ठ का मतलब होता है अवकाश, रिक्त स्थानों को कोष्ठ बोलते हैं। यानी कि बॉडी की जो कैविटी होती है, बॉडी के जो कैविटी होती है शरीर के अंदर, उसे जो है वो कोष्ठ से रिलेट किया जा सकता है। अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उड्डू, फुफ्फुस, ये सब जिस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं उसे कोष्ठ बोला जाता है। यानी कि जितने भी मेन ऑर्गन्स वगैरह हैं या ऑर्गन से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं बॉडी में, जिस स्पेस में रहते हैं उसे कोष्ठ बोला जाता है। तो एक बार रिलेट कर लेते हैं। देखो कैविटी में क्या होता है, ऑर्गन रहता है। अगर जैसे थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, तो इस कैविटी के अंदर ऑर्गन रह रहा है। उसी तरह आज आचार्यों ने कैविटी को ही अप्रोक्स माना जा सकता है कि कोष्ठ बोला है। देखो एग्जैक्ट नहीं बोला जाता है आयुर्वेद में किसी भी चीज को। हाँ, हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक हद तक। तो देखो कैविटी की तुलना कोष्ठ से किया जा सकता है। अब इस कोष्ठ के अंदर ही कोष्ठांग रहते हैं। जिस तरह कैविटी के अंदर ऑर्गन रहते हैं उसी तरह कोष्ठ के अंदर कोष्ठांग रहते हैं। तो कोष्ठांग यानी कि जो भी ऑर्गन वगैरह हो गए, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, ये सारे जो भी ऑर्गन वगैरह हो गए,
तो जिस तरह कैविटी में ऑर्गन रहते हैं उसी तरह कोष्ठ में कोष्ठांग रहते हैं। तो कोष्ठ क्लियर हो गया, कोष्ठ मतलब कैविटी हो गया, और कोष्ठांग मतलब ऑर्गन्स हो गया। जो भी कोष्ठ में जो भी कैविटी में ऑर्गन्स रह रहे हैं उसको कोष्ठांग से रिलेट किया गया है। एक बार देख भी लो कोष्ठांग की परिभाषा क्या बताई गई है। कोष्ठ में स्थित अवयव को कोष्ठांग बोला गया है। वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी, और श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी में स्थित रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं। यानी कि जो जो भी कैविटी के अंदर जो जो भी अंग रह रहे हैं उन्हें कोष्ठांग बताया गया। अभी एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। कोष्ठांगों की संख्या देख लो किसने क्या क्या बताई है। आचार्य चरक ने 15 बताई है, सुश्रुत ने 8 बताई है। और ये भी ठीक है, अगर मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो कर सकते हो। ढेल एवं चरक ने सेम बताया है, 15 कोष्ठांग की संख्या बताई है। अष्टांग संग्रह एवं आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 बताया गया है। अष्टांग हृदय में 11 कोष्ठांग बताया गया है, और काश्यप के अनुसार 13 कोष्ठांग बताया गया है। तो ये सब तो खैर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से था। तुम लोग को ये याद होना चाहिए, चरक के अनुसार जो है वो 15 कोष्ठांग बताए गए, सुश्रुत के अनुसार 8 कोष्ठांग बताए गए। कौन कौन बताए, क्या क्या कोष्ठांग बताए ये भी याद होना चाहिए। तो कोष्ठांगों के नाम देख लो एक बार, कौन कौन से कोष्ठांग बताए हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार, तो आचार्य चरक ने कितने कोष्ठांग बताए हैं? 15 कोष्ठांग बताए। कौन कौन से? नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्को, वस्ति, पुरीषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत एवं वपावहन। तो ये जो 15 कोष्ठांग बताए हैं ये आचार्य चरक ने बताए हैं। और इनका जो भी मॉडर्न से रिलेट किया जा सकता है वो सारी चीजें देख लेना यहाँ पे। जैसे हम लाइकस को, नाभि को हम लाइकस, क्लोम को पेनक्रियास, वृक्कों को किडनी, तो ऐसे जो रिलेट किया गया है वो सारी चीजें बताई गई हैं। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 कोष्ठांग है। कौन कौन से हैं? आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, इसके साथ साथ रक्ताशय, हृदय, उड्डुक एवं फुफ्फुस। तो चरक ने 15 बताए हैं और सुश्रुत ने 8 बताए हैं। और जो भी नाम है ये क्या होता है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और इसको याद कर लो। आशय शरीर पे आ जाते हैं। अब आशय शरीर में अभी तो हम लोग कोष्ठ क्लियर हो गया, हम लोग का कोष्ठांग क्लियर हो गया। अब आशय देख लेते हैं, आशय क्या होता है। आशय का अर्थ है अधिष्ठान। कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता है उसे आशय कहते हैं। अवकाश युक्त अव्यय को ही आशय कहा जाता है। क्लियर होगा, धीरे धीरे होगा क्लियर। दोष धातु एवं मल मूत्र आदि का आधार जो है उन्हें आशय कहा जाता है। तो आशय का मतलब है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी कि कोई चीज कहाँ रहता है, इन सारी चीजों को आशय कहा गया है। तो अब अधिष्ठान यानी कि रहने का स्थान। रहने का स्थान अब किस किस चीजों का क्या क्या होगा वो सारी चीजें हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले आशयों की संख्या देख लेते हैं। आशय का कुल मानो कि आशय एक घर है, उसके अंदर कोई ना कोई रह रहा है। अब कौन रह रहा है और कौन रह रहा है वो तो अभी बात की बात है, लेकिन जो घर है वो आशय हो जाएगा। तो घर मतलब अधिष्ठान, रहने का स्थान जो है वो अधिष्ठान है। तो आशयों की संख्या देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ रहेगा। तो आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने जो है वो सेम ही माना है, 7 माना है। और स्त्रियों में जो है वो 2 एक्स्ट्रा माने हैं, तो टोटल 8, सॉरी 7 माने हैं। और स्त्रियों में जो है 1 एक्स्ट्रा माना है, वो 8 हो गया। आचार्य वाग्भट ने भी 7 माना है और स्त्रियों में 1 एक्स्ट्रा माना है, 8 माना है। सारंगधर के अनुसार 7 माना गया है और स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा माने हैं, यानी कि 7 + 1 + 2। इन्होंने गर्भाशय और स्तनाशय को एक्स्ट्रा माना है। और काश्यप के अनुसार 7 माना गया है, 7, और स्त्रियों में 1 एक्स्ट्रा माना गया है, 8 माना गया है। अब आशय कौन कौन से होते हैं ये सारी चीजें देख लो एक बार। तो देखो संख्या तो बता दिया, तो हमें चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है मोस्टली। तो आचार्य चरक सुश्रुत ने 7 माने हैं और स्त्रियों में 1 एक्स्ट्रा माना है, 8 माना है। तो 7 कौन कौन से माने हैं? वाताशय माना है, पित्ताशय माना है, श्लेष्माशय माना है, रक्ताशय माना है, फिर आमाशय माना है, पक्वाशय माना है, मूत्राशय माना है, गर्भाशय माना है। तो ये जो 8 आशय माने हुए हैं ये किसने माने हैं? चरक एवं सुश्रुत ने। अब मोस्टली एनाटॉमी पढ़े, रचना शारीर पढ़ रहे हैं तो हम लोग सुश्रुत को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो सुश्रुत ने ये सारी चीजें मानी है, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, गर्भाशय। अब ये इसको मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं, मॉडर्न में देख लो एक बार, रीडिंग लगा लेना जो भी है। और एक्स्ट्रा क्या माना है? तो एक स्त्रियों में एक्स्ट्रा गर्भाशय को माना गया है। तो देखो ये 7 तो मेल मेल में पाए जाते हैं, इधर के 4 और ये 3, और ये जो गर्भाशय है एक फीमेल में एक्स्ट्रा माना जाता है। तो टोटल 8 माने गए हैं आशय आशय। फीमेल में मतलब मेल में जो है वो 7 माने गए हैं और फीमेल में 1 एक्स्ट्रा 8 माने गए हैं। तो ये आशय तुम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सीधा शारीर में देख लेते हैं। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही इंपॉर्टेंट है, मान के चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें याद कर लो, रिवाइज कर लो चीजों को।
नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इस नोट्स को डाउनलोड कर लो। और पेपर देने जाने से पहले लेक्चर लेक्चर देख लो और उसके साथ साथ नोट खोल लो फोन में और उसको रिवाइज करते रहो। तो ये तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। अब सीरा सीरा सारी देख लो। सीरा को किससे रिलेट कर सकते हैं? तो देखो क्या होता है, सीरा होता है और एक होता है धमनी होता है। तो सीरा को हम लोग वेन से रिलेट कर सकते हैं, वेन्स यानी कि सीरा। और आर्टरी को किससे रिलेट करते हैं हम लोग? धमनी से रिलेट करते हैं। तो सीरा सारी सबसे पहले देख लेते हैं, क्या लिखा है? सरणार्थ शिरा, द्रव्य वहन करने का कारण जो है वो शिरा कहलाता है। ठीक है, ये तो बात है, अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। सभी नलियां ट्यूब जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हैं तथा केंद्र स्थान नाभि से हृदय तक पहुंचती हैं, उसे शिरा कहते हैं। यानी कि जो भी नाभि वगैरह से जो हृदय हृदय तक पहुंचती है उसे शिरा कहते हैं। और कुल मिला के देखो, मेन तुम लोग को आएगा शिरा के लिखने के लिए, तो एक तो सरदार शिरा लिख देना और एक ये लिख देना, रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे शिरा कहते हैं। यानी कि रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है। ऐसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है और वो पंप होके क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, टिश्यू वगैरह में जाता है। फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस आती है। तो ये जो टिश्यू से हार्ट की तरफ वापस आ रही है, इसको कौन लेके आता है? शिराएं लेके आती हैं। तो रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है, उसे शिरा कहते हैं। तो वेन्स क्लियर ही है, ये वेन्स होता है, टिश्यू से हार्ट की तरफ जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? पल्मोनरी वेन। तो सिस्टमिक आर्टरी सिस्टमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है वो वेन तो होती है, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह तुम लोग पढ़े होगे एम्ब्रायो वगैरह में, अम्बलाइकल वेन होती है, वो भी क्या होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। उत्पत्ति स्थान देख लो इसका क्या है। एक और ये भी पॉइंट देख ही लो, वृक्षों के पत्तों की सिवनियों के समान शिराएं फैली होती है। यानी कि वृक्ष में के पत्तों पत्तों के अंदर जो सिवनियां फैली रहती है, यानी कि वेन्स हो गया, वेनलेट्स हो गया, जिस तरह पत्तों में फैले रहती हैं, उसी तरह बॉडी में जो है वो शिराएं फैली रहती है। इन शिराओं का मूल स्थान जो है वो नाभि बताया गया है। नाभि से ये शिराएं ऊपर, तिरछे एवं नीचे की ओर फैलती है। यानी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और तिरछे भी फैल जाती है। तो उत्पत्ति स्थान जो है वो नाभि मूल हो गया शिरा का। और कितने टाइप्स के होते हैं ये सारी चीजें देख लो। तो देखो प्रकार और भेद, तो शिराओं के जो है वो 4 विभाग किए गए हैं। तो विभाग के हिसाब से कितने 4 भागों में बांटा गया है? वातव शिरा, पित्तव शिरा, कफव शिरा, रक्तव शिरा। तो अब हम लोग आयुर्वेदा पे काम करते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि बॉडी में वात, पित्त, कफ और रक्त आदि का संचार होता है। तो उस हिसाब से शिरा को 4 भागों में बांटा गया है। और ये चारों जो है मूल शिराएं अभी बता रहा हूं मैं। तो ये चारों जो है मूल शिराएं हैं। तो वातव जो शिराएं है वो 10 टाइप की होती है, पित्तव शिराएं जो होती है इनकी संख्या 10 होती है, कफव शिराएं हैं वो 10 होती है, रक्तव शिराएं हैं इनकी संख्या 10 होती है। तो कुल मूल शिराएं जो है वो 40 होती है। अब इन मूल शिराओं से टोटल शिराएं जो बनती है वो 700 बनती है। देखो चीजों को थोड़ा समझने का ट्राई करो। देखो ये जैसे ये लीव्स है, मान लो पेड़ पे कोई पत्ता ऐसे लगा हुआ है। अब इसमें से क्या है कि वेन्स निकलते हैं। ठीक है, अब इनसे भी छोटे छोटे वेनलेट्स वगैरह भी निकलते हैं, छोटे छोटे। तो कुल मूल सिरा तो देखो, मूल सिरा तो 40 ही है। मूल सिराएं 40 ही है, मूल सिराएं जो है वो 40 ही है। तो ये मूल सिराएं हो गई, लेकिन इनसे क्या है, टोटल 700 सिराएं निकल रही हैं अलग अलग। तो इनसे जो है अलग अलग 700 सिराएं निकल रही हैं। तो ये कहने का मतलब है, आई थिंक अभी तक भी अगर एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा तुम लोग का, तो अब अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा ये सिराएं क्या है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो ऐसे कंफ्यूज होता था, ये 40 सिराएं हो गई, फिर 700 सिराएं कैसी हो गई है। तो ये मूल सिराएं है और मूल सिराओं से कुल सिराएं निकली हुई है। तो वात व कुल सिराओं देखा जाए तो इन 10 सिराओं से जो है 175 निकल गई, फिर पित्तवा 175, कफवा 175, कुल मिला के 700 जो है वो टोटल सिराएं हो गई। फिर सड़ंगों के अनुसार, यानी कि सड़ंग मैंने बताया था कि ये मेन बॉडी हो गई, एक सर हो गया, फिर ये हाथ हो गया और ये पैर हो गया। तो ये सड़ंग शरीर होता है। 6 भागों में डिवाइड है ना अपनी बॉडी। तो देखो हैंड्स एवं लेग शाखाओं में जो है वो 25 गुणे 4 टोटल 100, यानी कि 100 गुणे 400 टोटल 400। तो टोटल 400 संख्या बताई गई है। वातवा, पित्तवा, कफवा एवं रक्तवा। तो देखो एक एक जो एक हाथ में और
एक हाथ में 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 हाथ और 2 पैर कुल मिला के 4 हो गए, तो 4 × 25 टोटल 100 हो गया। ठीक है, अब 100 से क्या निकलती है, टोटल वातवा पित्तवा कफवा और रक्तवा होते हैं, तो इनका 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, टोटल 400 सिराएं हो गई शाखाओं में। मध्य शरीर में टोटल टोटल हो गए 136, और ऊर्ध्व जतुर्गत में हो गए 164, कुल मिला के 700 सिराएं हो गई तुम लोग की। तो शाखा में 400, मध्य शरीर में 136 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 164, ये याद रखना तुम लोग। शिराओं के वर्ण की बात कर ले तो वातवह जो होता है अरूढ़ वर्ण की होती है, वायु से भरी हुई होती है। पित्तवह नील वर्ण की होती है, उष्ण होती है। कफवह श्वेत वर्ण की होती है, शीत होती है। रक्तवह रोहिणी यानी कि रक्त वर्ण की होती है, न अति उष्ण होती है और न अति शीत होती है। तो ये चारों शिराएं जो कुल मूल शिराएं बताई थी, उनके क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। अब शिराओं के कर्म देख लेते हैं, क्या कर्म है। एक तो प्राकृत कर्म होता है और एक वैकृत कर्म होता है। प्राकृत कर्म मतलब कि जो नॉर्मल अवस्था है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है बॉडी में, वो प्राकृत कर्म के अंतर्गत आती है। और कुछ गड़बड़ हो जाए शरीर में तो वो वैकृत कर्म के अंतर्गत आती है। तो प्राकृत कर्म के अंतर्गत देखो, वातवा शिराओं के प्राकृत कर्म क्या है, शुद्ध वायु का संचार करता है, समस्त क्रियाएं यथा योग्य होती है। अगर वैकृत हो जाता है वातवा शिरा तो क्या होता है कि वायु रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संधि शूल, ज्वाइंट्स पेन हो गया, अपचन इंडाइजेशन की समस्या हो गई। पित्तवा शिराओं के प्राकृत कर्म में शुद्ध पित्त का शरीर में संचार करता है, अन्न में रुचि जगाता है, जठराग्नि प्रबल करता है, कांति एवं निरोगता की तरफ बॉडी को ले जाता है। लेकिन अगर पित्त व शिरा विकृत हो गई, कुछ दिक्कत आ गई, फ्लो में कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या हो जाती है, विकृत होकर पित्तजन्य रोग का निर्माण करते हैं। तो एसिडिटी हो गया, ईचिंग वगैरह रिलेटेड देखने को मिलता है, कंडू हो गया। कफ व शिराओं के प्राकृतिक कर्म जो है वो क्या बताया गया है, शुद्ध कफ अपनी शिराओं में संचार करे तो अंगों में स्निग्धता आती है, संधियों में स्थिरता आती है, उत्साह आता है, दृढ़ता आती है। और अगर कफ व शिराएं जो है विकृत हो जाए, विकृति आ जाए इनके अंतर्गत, तो कफजन्य रोग होते हैं, जैसे अरुचि हो गया, एनोरेक्सिया, नींद अधिक आने लगती है। कफ बढ़ गया है ना तो नींद अधिक आने लगती है। कफ हो गया। अब रक्त की बात कर लेते हैं। रक्तवा के प्राकृतिक कर्म में शुद्ध रक्त का पूरी बॉडी में संचार करता है, सभी धातुओं की पूर्णता एवं सुंदर रूप आदि गुण होते हैं। वैकृत कर्म अगर ये विकृत हो जाए रक्त व शिरा तो रक्तजन्य रोग हो जाते हैं, जैसे रक्त पित्त, गाउट को बोलते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है अवैध शिराएं क्या होती है। तो देखो, शिराएं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी शिराएं हैं, अगर उन पे पंचर या कट लग जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है या फिर परमानेंट विकलता उसके अंतर्गत उत्पन्न होने लगती है। यानी कि सिराएं पूरी बॉडी में फैली हुई है, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिराएं हैं जिन पे अगर चोट लग जाए या फिर इंजरी हो जाए या पंचर हो जाए या कट लग जाए, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति मृत्यु की तरफ तक जा सकता है, या फिर ऐसी इंजरी हो जाएगी कि वो परमानेंट के लिए इंजर्ड हो जाएगा, कुछ ना कुछ विकलता उसके अंतर्गत आ जाएगी। अधिकतर ये शिराएं मर्म स्थानों से संबंधित होती हैं। अब मर्म स्थान ऐसी जगह होती है जहाँ पे चोट वगैरह लगने पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो मर्म स्थान के बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये समझ लो, शिराएं जो है वो मर्म स्थानों से संबंध रखती है, अतः वेदन करते समय इनका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अगर कोई भी शल्य कर्म कर रहे हो या सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, तो कहाँ पे कर रहे हो, शिरा वहां पे कौन सी शिरा है, इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चले कि गलत शिरा में इंजेक्ट कर दिया कुछ भी और कट वगैरह लग गया, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है या फिर विकलता प्राप्त हो सकता है। अवैध शिराओं की संख्या जो है वो टोटल 98 बताई गई है। अवैध शिराओं की संख्या 98 बताई गई है। शाखाओं में जो है वो 16 है, मध्य शरीर में 32 है, ऊर्ध्व जतुर्गत 50 है, कुल मिला के 98 जो है वो अवैध शिराएं बताई गई हैं। तो देखो, ये सारी चीजें तो कवर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है, तुम लोग शिरा की बात तो हो गई, अब धमनी शारीर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, धमनी शारीर में सबसे पहले क्या बताया गया है, व्याख्या बताई गई है। तो व्याख्या में क्या है, धमना धमन्य, यानी कि जो धमन स्पंदन गति का स्पर्श होना करती है, इस रक्त को हृदय से सर्व शरीरगत ले जाता है, उसे धमनी कहते हैं।
तो देखो मॉडर्न से कंपेरिजन करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ही पूरे बॉडी में शरीर को पंप कर देता है। और किसके थ्रू पंप करता है, आर्टरी के थ्रू पंप करता है। तो आर्टरी से धमनी का कोरिलेशन कर सकते हैं, यानी कि जो धमन करता है, स्पंदन करता है और रक्त को हृदय से पूरे सर्व शरीरगत ले जाता है, यानी पूरे शरीर में जो है वो पूरे शरीर में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आर्टरी के बारे में बताया गया है। तो आर्टरी को क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एवं अम्बलाइकल आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में पता है कि सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक में पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ये क्या नाम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लंग्स तक ले जाती है। और उसके साथ साथ अम्बलाइकल आर्टरी है, यानी कि जो भी गर्भ वगैरह की आर्टरी रहती है, भ्रूण वगैरह की, वो सारे उसमें भी जो है होता है वो CO2 कैरी करता है। धमनी का स्वरूप क्या बताया, वायु से पूर्ण होता है, वायु ही तो गति करवाती है रक्त की। और धमन स्पंदन होता है इसके अंतर्गत, हृदय से संबंधित होता है, हृदय से बॉडी की तरफ ले जाता है सारी चीजें को। उत्पत्ति स्थान देखो कहाँ बताया गया है, तो नाभि से उत्पन्न होने वाली टोटल 24 धमनियां होती है, टोटल नाभि नाभि से 24 धमनियां उत्पन्न उत्पन्न होती है। और स्थान जो है इसका हृदय एवं नाभि दोनों बताया गया है। कैसे, गर्भ की स्थिति, यानी कि जब व्यक्ति गर्भ अवस्था में रहता है तो धमनी का स्थान जो है वो नाभि बताया गया है, एम्ब्लाइकस बताया गया है। लेकिन जन्म के पश्चात इसका जो स्थान है वो हृदय हो जाता है। हृदय से ही तो फुल बॉडी में पूरा जो है रक्त का संचार होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलता है। तो ये हृदय, जन्म के पश्चात हृदय है और गर्भ की स्थिति में नाभि बताया गया है। तो ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो लिख देना, हृदय एवं नाभि दोनों इसका स्थान बताए गए हैं। नाभि से उत्पन्न होने वाली टोटल 24 धमनियां होती हैं, ये सुश्रुत ने बताया है 24 धमनियां। क्योंकि हम लोग रचना शारीर पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो इसमें सुश्रुत को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कितनी धमनियां अगर पूछेगा तो टोटल 24 लिख के आना। लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए या PG वगैरह की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए पता होना चाहिए कि चरक एवं वाग्भट के द्वारा जो है वो 10 धमनियां बताई गई है। तो देखो याद यही करना है, 24 धमनियां सुश्रुत के द्वारा बताई गई हैं। तो देखो इसके प्रकार या भेद, देखो 3 टाइप के प्रकार या भेद बताए गए हैं, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यगामी। ऊर्ध्वगामी जो है वो नाभि से ऊपर की तरफ जाएंगी, अधोगामी धमनियां जो है वो नाभि से नीचे की तरफ जाने वाली हैं, और तिर्यगामी धमनियां नाभि से तिर्यक यानी कि रैंडम ऑर्डर में जाने लगती है। तो देखो ऊर्ध्वगामी यानी कि अब मूवमेंट अपवर्ड होगा, ये 10 बताया गया है। अधोगामी यानी मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, ये भी 10 बताया गया है। और तिर्यगामी रैंडम मूवमेंट होगा, ये 4 बताया गया है। टोटल 24 हो गए। तो इनके प्रकार या भेद हो गए तीन प्रकार के, जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब इसके साथ साथ कार्य भी देख लो, इनके कार्य क्या है। तो ऊर्ध्वगामी धमनियों के कार्य जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास, जमाई, छींक, रोना, हंसना आदि का अभिवहन करते हुए शरीर धारण करती है। तो इन सारी चीजों में हेल्प करती है ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का क्या है, वात, मूत्र, मल, शुक्र एवं आर्तव आदि को अधोभाग में वहन करती है। तो ये सारे जो भी है संचरण करवाना, वात हो गया, मूत्र हो गया, मल हो गया, शुक्र हो गया, आर्तव हो गया, इसमें अधोगामी धमनियां हेल्प करती है। और तिर्यगामी धमनियां जो है इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ रहता है, अंतिम सिरे लोमकूपों से संबंधित है। यानी कि कुल मिला के देखो तिर्यगामी धमनियां जो है वो रैंडमली अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट रहती है, फुल बॉडी में जाल की तरह फैली रहती है, बॉडी के अंतिम सिरे तक पहुंचती है ये। और ये क्या करती है, स्वेद का वहन करती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, स्वेद का वहन कौन करता है, तो तिर्यगामी धमनियों पर ट्रिक कर देना। फिर शिरा धमनी तो हो गया, अब लास्ट बचा है स्रोतस। शिरा धमनी के बाद स्रोतस शारीर। तो स्रोतस शारीर का सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या बताया गया है कि शरीर के वे सभी भाग जहां श्रवण यानी कि गति क्रिया होती है वे स्रोतस है। जिससे श्राव निकलता हो वही तो स्रोतस है। यानी कि स्रोतस क्या होगा, तो पूरी बॉडी में स्रोतसों का भी जाल फैला रहता है, और उससे क्या होती है कि श्रवण निकलते हैं, यानी कि कोई भी एंजाइम्स वगैरह निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है बॉडी से, तो वो स्रोतसों के थ्रू ही वो फुल बॉडी में फैलते हैं। स्रोतस मतलब क्या हुआ, एक पाइप समझो, पूरे शरीर में, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ये भी एक टाइप के स्रोतस ही है। तो पूरी बॉडी में ऐसा समझो कि जाल बिछा हुआ है, और हर एक चीज जो है वो जैसे मान लो अगर ब्रेन से जैसे हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन वगैरह ट्रेवल करना है, या पिट्यूटरी से कोई हार्मोन ट्रेवल करना है, फुल बॉडी में जाना है, तो उस ऑर्गन से लेकर उसके
जो भी जहां पे भी उस ऑर्गन को जाना है इफेक्टर ऑर्गन तक, अगर ये जो भी प्रोसेस है ये स्रोतसों के द्वारा ही ट्रेवल करता है, वो जो भी हार्मोन हो गया या एंजाइम्स हो गए या कुछ भी हो गए। तो बॉडी में स्रोतस मतलब समझ लो कि एक पाइप है, खाली पाइप है। आकाश महाभूत की प्रधानता वाले तथा अंदर से अवकाश युक्त उन दृश्य व अदृश्य शरीर अवयवों को स्रोतस कहते हैं। आकाश महाभूत की प्रधानता यहाँ क्यों किया गया है, क्योंकि वो पाइप तो है लेकिन अंदर से खाली है पाइप, और अंदर से अवकाश युक्त होने के कारण जो है उसके अंदर से कोई भी चीज ट्रेवल कर सकती है। तो और बाद में जो अपने इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाती है तो वहां पे उससे श्रवण निकलता है कुछ ना कुछ। तो अब कैसे क्या क्या होता है ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। परिवर्तनशील धातुओं, दोषों, मलों, अन्न, जल, शब्द आदि विषय, मन इत्यादि का अभिवन करते हैं। तो इनसे धातु, दोष, मल, अन्न, जल ये सारी चीजें भी ट्रेवल करती हैं, अर्थात इन्हें शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। श्रवण गति करने के कारण इन्हें स्रोतस कहते हैं। स्रोतस इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा मैं जोड़ दे के इसको बता रहा। फिर स्वरूप देख लो, इनका स्वरूप जो है वो धातु के समान वर्ड वाले बताया गया। वर्ड यानी कि कलर कॉम्प्लेक्शन, जो धातु का वर्ड होगा वही स्रोतसों का भी वर्ड हो जाएगा। गोल होते हैं, मोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, आकृति में लंबी लता के समान होते हैं, और इस उसी प्रकार स्रोतस अपने शाखा एवं प्रशाखाओं से शरीर में व्याप्त होते हैं। तो ऐसे स्रोतस होते हैं तो ये शाखा हो गई, इनकी ऐसे सब शाखा भी निकली रहती है। तो ये जो है ये बताया गया है कि मेन शाखा निकली रहती है और कई कई भागों में डिवाइड होके फुल बॉडी को ये कवर करते हैं स्रोतस। पर्याय क्या बताया गया है, तो पर्याय में देखो स्रोतांशी हो गया, शिरा हो गया, धमन्य हो गया। तो अभी मैंने बोला ना शिरा और धमनी भी इज टाइप ऑफ स्रोतस, स्वदेश के अंतर्गत ही आते हैं। उसके साथ साथ रसायन्य हो गया, रसवाहिन्य हो गया, नार्य हो गया, और क्या स्थानानी हो गया, शरीर धातु अवकाशानान, लक्ष्याणाम, ये सारी चीजें जो है वो मेन ये स्रोत, शिरा, धमन्य, रसायन्य, रसवाहिन्य, नाड्य, पथ्यान, मार्ग, ये सारी चीजें पर्याय में याद कर लेना। 4-5 पर्याय याद कर ही लेना, एग्जाम में आता है, पूछता है स्रोतस का पर्याय के साथ डिस्क्रिप्शन। फिर सुश्रुत के अनुसार स्रोतसों की संख्या जो है 11 × 2 यानी 22 बताई गई है। बहिर्मुख स्रोतस जो है सुश्रुत ने 9 माने हैं पुरुषों में, 12 माने हैं स्त्रियों में, यानी 9+3, 9 पुरुषों में और 12 स्त्रियों में। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या माने हैं सुश्रुत ने और इसने, चरक ने। तो देखो चरक ने टोटल 13 भेद किए हैं, 13 प्रकार के स्रोतस बताए हैं। कौन कौन से? प्राण, उदक, अन्न, जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ इसी सीक्वेंस में याद करना है। प्राण, उदक, अन्न, ये 3 याद कर लो, प्राण, उदक, अन्न। उसके बाद से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हो गई। और लास्ट में 3 मूत्र, पुरी, श्वेत जो हो गए वो 3 तुम्हारे ये हो गए, मल हो गए, मूत्र, पुरी, श्वेत। तो देखो प्राण, उदक, अन्न 3 हो गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 हो गए, 7 3 10 हो गया, 3 बचे, तो मूत्र, पुरी, श्वेत 3 हो गए, 3 मल हो गए। तो टोटल 13 भेद बताए आचार्य चरक ने। स्रोतस के बारे में पूछेगा तो ये लिख के आना है, इनके भेद भी, भेद पूछता है तो चरक के अनुसार 13 हो गए। सुश्रुत ने क्या बताया? सुश्रुत ने 11 भेद बताए, 11 × 2 टोटल। अगर स्रोतसों की संख्या पूछी जाए तो हमें बोलना है 11 पेयर बताए हैं सुश्रुत ने, या तो 11 × 2 22 स्रोतस बताए टोटल, 11 पेयर या टोटल 22 बताना है। प्रत्येक दो दो स्रोतस से अंतर 11 × 2 यानी कि टोटल 22 योगवाही स्रोतस बताए गए हैं। तो देखो इन्होंने ये सारी चीजों में क्या है, अस्थि, मज्जा और स्वेद को नहीं माना है। अस्थि, मज्जा और श्वेत को नहीं माना है। तो क्या क्या माना है? प्राण, उदक, अन्न, पहले के 3 सेम है। उसके बाद से रस, रक्त, मांस, मेद माना है, रस, रक्त, मांस, मेद माना है, और अस्थि और मज्जा को नहीं माना है। तो उसके बाद से मल में जो है वो मूत्र, पुरुष माना है, स्वेद को नहीं माना है। और लास्ट में शुक्र एवं आर्तो, एक आर्तो एक्स्ट्रा आ गया, आर्तो को एक्स्ट्रा मानना है। तो ऐसे कंपेरिजन करके याद करना है। तो आचार्य चरक ने जो है वो 7 रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हो गया, मूत्र, पुरी, स्वेद हो गया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने रस, रक्त, मांस, मेद माना है, और लास्ट के जो है अस्थि, मज्जा नहीं माने हैं। तो अस्थि, मज्जा नहीं माना है, उसके साथ साथ मूत्र, पुरुष माना है, स्वेद नहीं माना है। तो ये सारी चीजें नहीं मानी है, और आर्तो लास्ट में एक एक्स्ट्रा मान लिया है। तो टोटल 11 × 2 यानी कि टोटल 22 माना है। आचार्य वाग्भट ने 2 टाइप का भेद बताया हुआ है। कौन कौन से 2 टाइप के भेद बताए हुए हैं? तो जो चर्म चक्षुओं से देखे जाते हैं उन्हें बाह्य या बहिर्मुखी स्रोतस कहते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं अपने आंखों से। पुरुषों में इनकी संख्या 9 बताई गई है, स्त्रियों में इनकी संख्या 9+3 यानी टोटल 12 बताई गई है। अदृश्य यानी आभ्यंतर जो है ये तो बाह्य जो है वो सुश्रुत वाले ही सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताया गया है।
और अदृश्य जो है अभ्यंतर जो है ये चरक ने बताया है, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं। और इनकी स्रोतसों की संख्या आचार्य 13 ने माने हैं, और ये वही 13 हैं जो अभी चरक ने माने हैं। प्राण, उदक, अन्न हो गया, रसरक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हो गया, और इसके साथ मूत्र, पुरी, स्वेद हो गया। फिर आ जाता है कि आचार्य, ठीक है, पुरुषों में बहिर्मुखी स्रोतस, तो ये जो हम लोग बहिर्मुखी स्रोतस की बात कर रहे थे, देखो पुरुषों में 9 बताए गए हैं ना, 9 कौन कौन से बताए गए हैं? तो कान, आंख, मुख, नासा, गुद और मेड। मेड यानी कि पेनिस से रिलेट कर सकते हैं। तो कान 2 हो गए, आंख 2 हो गए, मुख 1 हो गया, नासा 2 हो गया, गुद 1 हो गया, और मेड जो है वो 1 हो गया। कुल मिला के टोटल 9 जो है वो पुरुषों में बताए गए हैं। अब लेकिन यहाँ देखो कि बाह्य में जो है 3 एक्स्ट्रा बताए गए हैं, 3 एक्स्ट्रा यानी कि 9 + 3 टोटल 12 बताए गए हैं। तो 3 एक्स्ट्रा कौन कौन से बताए गए हैं? तो देखो, स्त्रियों में बहिर्मुखी स्रोत 9 + 3, तो 9 तो ये सेम ही रहेंगे, 9 ये सेम ही रहेंगे। उसमें क्या है, 2 स्तन जुड़ गए, 2 स्तन, और एक आर्तव, तो टोटल 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए, और टोटल 9 3 12 हो गया। 2 स्तन और एक आर्तव एक्स्ट्रा है। फीमेल में एक्स्ट्रा क्या होता है? तो 2 स्तन एक आर्तव, ऐसे याद करो। 2 स्तन एक आर्तव, टोटल मिलके 9 + 3 यानी कि टोटल 12 हो गए। तो पुरुषों में जो है वो बहिर्मुखी स्रोत जो है वो 9 बताए गए हैं, और स्त्रियों में 12 बताए गए हैं। तो ये क्लियर हो गया तुम लोग का। बहिर्मुखी स्रोत क्या है? जो चर्म चक्षु आई से देखा जा सकता है। और अदृश्य अभ्यंतर, अब जैसे रक्त स्रोतस हो गया, प्राण प्राण स्रोतस हो गया, तो ये आंखों से थोड़ी दिखता है, तो ये चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। फिर स्रोतस एवं उनके जो मूल स्थान जो बताए गए हैं, ये देख लो, ये भी चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चार्ट अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है। तो देखो इधर इस लाइन में जो है वो स्रोतसों के नाम लिखे हुए हैं, इस लाइन में जो है उनके स्थान चरक के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, और इसमें उनके स्थान जो है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो सुश्रुत और चरक दोनों का जो है वो कंपेरेटिवली डिस्कशन करते हैं। प्राण व स्रोतस का स्थान हृदय एवं महास्रोतस बताया है चरक ने। सुश्रुत ने बताया हृदय एवं रसवाही धमनिया। उदक व स्रोतस का जो स्थान चरक ने बताया तालु एवं क्लोम, और इस इन्होंने सुश्रुत ने भी बताया तालु एवं क्लोम। अन्न व स्रोतस का आमाशय एवं वाम पर्श बताया गया है, और सुश्रुत ने बताया है आमाशय एवं अन्नवाहिनी धमनिया। रस व स्रोतस का स्थान हृदय एवं 10 धमनिया बताया है चरक ने, और सुश्रुत ने हृदय एवं रसवाहिनी धमनिया। रक्त व स्रोतस का स्थान चरक ने बताया यकृत एवं प्लीहा। यकृत मीन्स लीवर, प्लीहा मीन्स स्प्लीन। ये देख लेना, आम ऐसे मतलब स्टमक। ये ट्रिक है याद करने की, जैसे उदक व स्रोतस में तालु और क्लोम स्थान बताया गया है, इन्होंने भी सेम ही बताया है, तो KUT से याद कर सकते हैं, कुट। तो के से क्लोम हो गया, यू से उदक हुआ हो गया, टी से तालु हो गया। ये ट्रिक ट्रिक भी है बीच बीच में। तो देखो, रस व स्रोतस तो था हृदय एवं 10 धमनियां, चरक ने बताया, सुश्रुत ने हृदय एवं रसवाहिनी धमनियां। रक्त व स्रोतस भी बता दिया, यकृत एवं प्लीहा, और इन्होंने भी यकृत प्लीहा के साथ साथ रक्तवाहिनी धमनियां बताया है। मांस व स्रोतस जो है उसका स्थान जो है स्नायु एवं त्वक बताया है चरक ने, और सुश्रुत ने स्नायु त्वक के साथ साथ रक्तवाहिनी धमनियां। इसका भी ट्रिक है MST से। मांस व स्रोतस, S से हो गया तुम्हारा स्नायु, और T से हो गया त्वक, MST ट्रेन वगैरह में MST बनता है, पास बनता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मेद व स्रोतस, तो मेद व स्रोतस का जो चरक ने वृक्को एवं वपावहन बताया है, और वृक्को एवं कटी बताया है सुश्रुत ने। अस्थि व स्रोतस का मेद एवं जगन बताया है इसने, चरक ने, और इन्होंने तो माना ही नहीं है कुछ भी। मज्जा व स्रोतस का चरक ने बताया अस्थि एवं चंदिया, और इन्होंने इसको स्रोतस नहीं माना है सुश्रुत ने। शुक्र व स्रोतस का जो स्थान बताया गया विष्णु एवं सेफ, और चरक के द्वारा, और सुश्रुत के द्वारा विष्णु एवं स्तन बताया गया है। मूत्र व स्रोतस का जो स्थान है वस्ती एवं वंछड़ बताया गया है चरक के द्वारा, और सुश्रुत के द्वारा वष्टि एवं मेड यानी कि पेनिस बताया गया है। पुरुष व स्रोतस का जो स्थान है पक्वाशय एवं स्थूल गुद बताया गया है, और पक्वाशय एवं गुद बताया गया है सुश्रुत के द्वारा। स्वेद व तो इन्होंने सुश्रुत ने माना ही नहीं है, चरक ने बताया है मेद एवं लोमकूप। आर्तव व स्रोतस जो है वो चरक ने नहीं माना है, और सुश्रुत ने बताया है गर्भाशय एवं आर्तवाही धमनिया। इनके जो मेन मेन मतलब है देख लो, विसरण की से टेस्टिस से रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ पेनिस हो गया, स्तन बेस्ट हो गया, मेड भी पेनिस को ही बोलते हैं, वस्ती यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये मेन मेन जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी लिख दिया हूं मैं।
अब देखो, अब ये चिकित्सा की दृष्टि से ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक चार्ट में जो है इसको समराइज कर दिया हूँ, और अच्छे से देख के चले जाओ, इसको रट लेना। क्वेश्चन आता ही आता है तो याद कर लेना जो भी है स्रोतस के बारे में। तो देखो, स्रोतस हो गया, उनका मूल स्थान जो है वो, इसमें स्रोतस बताया गया है, इसमें मूल स्थान बताया गया है, इसमें प्रदुष्ट की लक्षण बताया गया है कि अगर वो स्रोतस में दुष्टि हो गई है, कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ इन स्रोतसों की चिकित्सा इस स्लाइड में दी गई है। तो आओ प्राणो व स्रोतस से स्टार्ट करते हैं। इनका स्थान जो है हृदय एवं महास्रोतस बताया गया है। प्रदुष्ट के लक्षण यानी कि क्या लक्षण बताया गया, अत्यंत दीर्घ एवं बंद श्वास हो गया, शब्द युक्त शूल युक्त श्वास होगा, मूर्छा होगा, कंप हो गया, मृत्यु भी हो सकती है इसकी, यानी कि सांस रिलेटेड इसको डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो इसकी चिकित्सा में श्वास रोग की चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा स्थान में ये सारी चिकित्साएं आती है, तो लोग अभी बस इतना याद रखो, श्वास रोग की चिकित्सा करेंगे। उदक वाका जो मूल स्थान है उसमें तालु एवं क्लोम आते हैं। प्रदुष्ट के लक्षण क्या है, अति प्रबद्ध हो गया, प्यास लगेगी, 7 दिन में मृत्यु हो सकती है। चक्र, जिह्वा, जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, सोस, ये सारे डिसऑर्डर इनको देखने को मिलेंगे। और इसमें चिकित्सा में क्या करेंगे, तृष्णा रोग की चिकित्सा करेंगे। तृष्णा रोग की चिकित्सा यानी कि प्यास वगैरह लगती है, इन सारी चीजों की चिकित्सा करेंगे अगर उदक व स्रोतस जो है वो दुष्ट हो गया है तो। अन्न व स्रोतस अगर का मूल स्थान जो है आमाशय एवं वाम पार्श्व बताया गया है, और इनके प्रदुष्टि के लक्षण है अन्न अभिलाषा, अरोचक, अपचन, आदमान, अतिपाक एवं छर्दी। कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, जो खाया है वो सही से पचेगा नहीं। सर्दी हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है। आदमान एब्डोमिनल रीजन में दिक्कत होगी इसको। अपचन, खाना पचेगा नहीं, तो इसमें क्या है, आमदोष की चिकित्सा करते हैं। रस व स्रोतस में क्या हो गया कि हृदय एवं दस धमनी जो है वो मूल स्थान बताया गया है। इनके प्रदुष्टि के लक्षण है, मुख में रस की विकृति विकृति हो जाएगी, कुछ टेस्ट नहीं आएगा, और रुचि, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। हल्लास, गौरव, ज्वर, तंद्रा, पांडु, क्लेव, अंगमड, अकाल, वली, पलित, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इनको क्या कराया जाता है, लंघन कराया जाता है। कुछ समय के लिए उपवास कराया जा सकता है, या फिर खाने में कैलोरी की जो मात्रा होती है उसको कम कर दिया जाता है। फिर रक्त व स्रोतस के मूल क्या है, यकृत एवं प्लीहा बताया गया है। प्रदुष्टि के लक्षण कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, कामला, गुल्म, रक्त पित्त, गुदपाक, ये सारी चीजें होंगी। प्लीहा रोग हो सकता है। और इनकी चिकित्सा जो है वो रक्त विस्त्रावण, रक्त पित्त रोधी चिकित्सा बताई गई है। फिर मांसवा स्रोतस के बारे में क्या बताया गया, स्थान, स्नायु एवं त्वक बताया गया है। इनका जो लक्षण है, अधिमांस हो गया, अर्श अर्श हो सकता है, पाइल्स वगैरह हो सकता है। अपची, अर्बुद, गंड सुंदी, सोत, गंडमाला। और इनका जो ट्रीटमेंट है, शस्त्र, क्षार एवं अग्निकर्म बताया गया है। मेदवा स्रोतस का स्थान वृक एवं वपावन। इनका जो डिसऑर्डर है, प्रमेय पूर्व रूप, अनिद्रा, स्वेदाधिक, अधिक स्वेटिंग वगैरह होगी, और प्रमेय पूर्व रूप यानी कि डायबिटीज वगैरह की शिकायत मिलेगी। तो इनको प्रमेय की चिकित्सा किया जा सकता है इनके केस में। अगर अस्थि व स्रोतस की दृष्टि है तो इनका जो स्थान है वो मेद एवं जघन प्रदेश बताया गया है। अगर इनकी दृष्टि है तो ये सारे अधिदंत, दंत भेद, दंत शूल, दांत से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अस्थि भेद, अस्थि शूल, बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। केस, नख विकृति, बाल हो गया, नाखून हो गया, इन सारी चीजों को, क्योंकि अस्थि के ही तो मल वगैरह है, तो इन सारी चीजों में ये डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, पंचकर्म कराया जाता है, और उसमें भी विशेषकर जो है वो वस्ती दी जाती है अस्थि व स्रोतस की दृष्टि से। मज्जा व स्रोतस की दृष्टि है तो इसका इनका स्थान जो है अस्थि एवं संधिया है। इसमें क्या है, तम प्रवेश, भ्रम आने लगता है, मूर्छा आने लगती है, संधि में गहरे वर्ण की उपस्थिति होने लगती है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है, व्यायाम हो गया, व्यायाम वगैरह कराया जाता है, उचित काल में शोधन कराया जाता है, मधुर तिक्त अन्न का उपयोग करवाया जाता है। शुक्र व स्रोतस जो है, इनका जो स्थान है, विषरण एवं शोक, और इनका जो सिम्टम्स है, क्लेव हो गया, शुक्र का शीघ्र व देर से क्षरण हो गया, गर्भपात हो जाएगा, गर्भस्राव होने लगेगा, अल्पायु संतान होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन में कमी आ जाएगी इसके इनके अंतर्गत। यानी कि जो भी गर्भ गर्भ की जो उत्पत्ति हो रही है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो इनका जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो वाजीकरण बताया गया है। मूत्र व स्रोतस का स्थान जो है वस्ती एवं वंशड़ बताया गया है, और इनके सिम्टम्स है, मूत्र का अति या अप्रवृत्ति, या तो बहुत ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, मूत्र कृच्छता होगी, मूत्र रक्तता होगी, पेन वगैरह होगा यूरिनेशन के टाइम पे। तो इसमें क्या होगा कि मूत्र कृच्छ की चिकित्सा देते हैं।
देखो चिकित्सा अभी तुम लोग में इतना नहीं है, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, लेकिन पता होना चाहिए कि करना क्या है इसके अंतर्गत, तो इसलिए बता रहा। पुरीश्वा का स्थान पक्वाशय एवं स्थूलगुद, इनके सिम्टम्स होंगे जो है वो कष्टपूर्वक पतला या अल्प मल त्याग होगा, या फिर अत्यधिक मल त्याग हो जाएगा। मलबद्धता, मल रुक जाएगा, या तो रक्त श्लेष में युक्त मल होगा, रक्त और कफ वगैरह भी के साथ जो है वो मल आने लगेगा। तो इसमें क्या है, अतिसार की चिकित्सा करेंगे। स्वेद का स्थान जो है मेद एवं रोम को बताया गया है। सिम्टम्स में अति स्वेद हो गया, या तो अति स्वेद आएगा या तो स्वेद ही नहीं आएगा। लोमहर्ष, परिदा, अति लक्षणा, ये सारी चीजें बताई गई है। और चिकित्सा में ज्वर चिकित्सा कर देते हैं हम लोग। तो ये खत्म हो गया। आप कला सारी देख लेते हैं। तो कला, कला 7 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। कला है क्या? तो कला धातु और आशय, इनके बीच की मर्यादा है। धातु और आशय और इनकी बीच की मर्यादा है। धातु मैंने बता दिया क्या होते हैं, जो भी रक्त रस मांस में अस्थि मज्जा शुक्र आदि जो भी बॉडी में फैले हुए हैं, ये धातु हो गए। और आशय मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया, कुछ स्लाइड पहले, एक बार देख सकते हो, अगर चाहो तो रिवाइज करना। तो धातु और आशय के बीच की मर्यादा जो बनाए रखती है वही तो कला है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आओ आओ समझाते हैं। धातु और आशय, इनकी मर्यादा का सही अर्थ होगा धातु के अंदर या आशय के अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचनाएं हैं वही कला है। यानी कि इनर कवरिंग से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि मांसधर कला है, तो मांसधर कला को किससे रिलेट कर सकते हैं? डीप फेसिया हो गया, इंटरमस्कुलर सेप्टम हो गया, इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो इनर कवरिंग जो है, जो कि धातु और आशय के बीच जो है एक सेपरेशन पैदा कर रही है, इनके बीच की जो मर्यादा पैदा कर रही है वही तो कलाएं हैं। तो देखो मांसधर कला, मांसधर कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? डीप फेसिया हो गया, इंटरमस्कुलर सेप्टा हो गया, रक्तधर कला हो गया। तो इसमें क्या आते हैं, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? इंडोथीलियम लेनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड साइनसेस इन लिवर एंड स्प्लीन। तो ये रक्तधर कला क्या है कि जो भी इंडोथीलियल लेनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, उनको बोल रहे हैं। मेघधर कला को ओमेंटम से रिलेट कर सकते हैं, ग्रेटर टू लेसर ओमेंटम, मिजेंट्री फोल्ड इन पेरिटोनिया। तो जैसे मान लो ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है तुम्हारा। अब इधर ग्रेटर ओमेंटम हो गया और इधर तुम्हारा लेसर ओमेंटम हो गया। तो ग्रेटर से लेसर ओमेंटम तुम्हारा जो है ये मेधर कला जो है ये फैली हुई रहती है। श्लेष्मधर कला को साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ज्वाइंट से रिलेट कर सकते हैं। ज्वाइंट्स में क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन वाला चीज है, इसको श्लेष्मधर कला से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड को हम लोग कफ बोलते हैं। और मतलब कफ से रिलेट करते हैं कि जो भी कफ है क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड वगैरह कफ के अंतर्गत आता है। तो ऐसे रिलेट किया जाए तो उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है मॉडर्न में, और यहाँ पे हम लोग का जो कफ है उसको श्लेष्म में कहते हैं, तो श्लेष्मधर कला उसी को बोलते हैं। पुरीषधर कला, तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम रीजन, तो जो कोलोन एंड रेक्टम रीजन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको पुरीषधर कला बोलते हैं। फिर आ जाता है पित्तधर कला, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो चाहे वो डिओडिनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पित्तधर कला से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस करता है। मोस्टली डिओडिनम से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एंजाइम्स वगैरह वर्क करने लगते हैं बॉडी में, तो खाना पचने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है। तो किसके कारण? पित्त के कारण। तो इनको पित्तधर कला बोला जाता है। फिर आ जाता है शुक्रधर कला। तो शुक्रधर कला किसको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस ट्यूनिका वेजाइनलिस इन स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस हो गया। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? ट्यून का वेजाइनलिस होता है, ट्यून का एल्ब्यूजिनिया होता है, ट्यून का म्यूकोसा होता है। ट्यून का वेजाइनलिस, ट्यून का म्यूकोसा और ट्यून का एल्ब्यूजिनिया। तो ये सारी चीजें की जो आउटर कवरिंग है ये भी शुक्रधर कला है। वास्ट डिफरेंस के जो जो आउटर कवरिंग है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो शुक्रधर कला है। सेमाइनल वेसिकल के चारों तरफ जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो शुक्रधर कला है। तो शुक्रधर कला को मेनली टेस्टिस वगैरह जो भी रीजन है या फिर एसेसरी डक्ट वगैरह है, इनसे रिलेट किया जा सकता है। याद करने की ट्रिक है, देखो, मार मेस पुपीसू, मार मेस पुपीसू, मार मेस पुपीसू, 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। मार मेस पुपीसू। तो मांसधर कला, रक्तधर कला, मे से मेधर कला, स से श्लेष्मधर कला, पू से पुरीषधर कला, पी से पित्तधर कला, सु से शुक्रधर कला। तो ऐसे याद कर लो, मार मेस पुपीसू, ये 7 कलाएं हो गई। बस 7 कलाएं याद करनी है, बस तुम लोग का हो गया ये सारी चीजें। अब देखो मांस कला और उनका वर्णन बताया गया है।
तो मांसधर कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? मांसगत यानी कि शिरा, धमनी, स्नायु एवं स्रोतसों की शाखाएं आती हैं। रक्तधर कला के अंतर्गत जो है मांस या अभ्यंतर प्रदेश यानी मांस के जो भीतर के प्रदेश है वो सारी चीजें आती हैं। तो रक्त संवहन आ गया, शिरा या कृत प्लीहा हो गया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही, बताया ही ऊपर, मॉडल से भी कोरिलेट किया। मेदधर कला के अंतर्गत क्या आता है? उदर में तथा छोटी छोटी हड्डियों में। तो ये सारी चीजें मेदधर कला के अंतर्गत आ जाती है। श्लेष्मधर कला सर्व संधि में आती है। सर्व संधि यानी कि जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत आती है। पुरीषधर कला तो पक्वाश्रय आश्रित रहती है एवं मल का विभाजन में हेल्प करती है। तो पुरीषधर कला मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जो भी कोलोन वगैरह रेक्टम रीजन के अंतर्गत आता है। पित्तधर कला आमाशय व पक्वाशय के मध्य, यानी कि टोटल मेन जो है उसको डिओडिनम से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एज जनरल में स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जा सकता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो आमाशय व पक्वाशय के मध्य में जो ग्रहणी रहती है, यानी कि जो डिओडिनम रहता है, तो डिओडिनम को पित्त से रिलेट किया जाता है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं? डिओडिनम में। उसके बाद से तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता रहता है डाइजेशन लास्ट तक, लेकिन मेनली तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है जेजुनम से। तो डिओडिनम जो है वो उसको पित्तधर कला से रिलेट किया गया है। शुक्रधर कला जो है वो सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ऐसा माना गया है बहुत सारे आचार्यों के द्वारा। लेकिन मेन मेन रूप से कहाँ कहाँ? तो जो भी टेस्टिस वाला रीजन है, ट्यूनका वेजाइनलिस हो गया, ट्यूनका एल्ब्यूजिनिया हो गया, ट्यूनका वस्कुलोसा हो गया, उसके साथ वास्ट डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेस्टिकल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो शुक्रधर कला से रिलेट किया जा सकता है। लेकिन वो आचार्यों के अनुसार जो है वो शुक्रधर कला जो है वो सर्व शरीर में व्याप्त होती है। तो ये पॉइंट था। अब इंद्रिय शारीर देख लो। इंद्रिय शारीर तो मैंने सारे वन शॉट में ही पढ़ाते जा रहा हूँ मैं। तो देखो, इंद्रिय शारीर में कुल मिला के तुमको जानना है कि अपनी एकादश इंद्रियों आदि आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, पंच महाभूत पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मेनली हम लोग सांख्य दर्शन को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले अव्यक्त आता है, फिर अव्यक्त से महान बनता है, महान से अहंकार बनता है। अहंकार तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, सत्व, रज एवं तम। अहंकार तीन भागों में डिवाइड हो गया, सत्व, रज एवं तम। अब देखो अब क्या होगा। अब सत्व एवं रज मिलके जो है वो एकादश इंद्रियों का निर्माण करती है, यानी कि टोटल 11 इंद्रिया बनाती है। 11 इंद्रिया में क्या क्या आता है? पांच ज्ञान इंद्रिया हो गया, पांच कर्म इंद्रिया हो गया, और एक उभय इंद्रिया हो गया। ठीक है। पांच ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी हो गई? तो वही तुम लोग का जो वो हो गया, त्वक हो गया, और क्या है, नोज हो गया, आइज हो गया। तो जितने भी ज्ञानेंद्रिया आई, ये सारी चीजें पांच ज्ञानेंद्रिया हो गई। वही आंख, कान, नाक वगैरह। तो और कर्मेंद्रिया क्या है? पांच कर्मेंद्रिया, वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ, यानी कि हाथ पैर वगैरह हो गया। तो ये वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रिया हो गए। एक उभय इंद्रिय यानी कि मन। तो ये क्या, उभय इंद्रिय यानी मन जो है वो सेंसरी और जो भी हम लोग के बॉडी में सिस्टम चलता है उनको कोऑर्डिनेट करता है। जो भी अफरेंट चीजें हैं और इफरेंट चीजें हैं, इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कौन करता है? उभय इंद्रिय अर्थात मन करता है। फिर रज एवं तम के मिलने से क्या होती है? पंच तन मात्राओं का निर्माण होता है। तो पंच तन मात्राएं कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच है। और इन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत कौन हो गया? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर षोडश विकार के बारे में बताया गया है। तो यही एकादश इंद्रिया जो है वो एकादश इंद्रिया प्लस पांच महाभूत, एकादश इंद्रिया प्लस पांच महाभूत मिलके जो है वो षोडश विकार बनाते हैं। अष्ट प्रकृति कौन कौन सी होती है? तो ऊपर के तीन अव्यक्त, महान, अहंकार के साथ साथ जब पंच तन मात्राएं मिल जाती है तो ये अष्ट प्रकृति का निर्माण करते हैं। पांच प्लस तीन हो गया, आठ हो गया, अव्यक्त, महान, अहंकार। तो ये सारी चीजें जो है वो अष्ट प्रकृति हो गया और षोडश विकार हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा तुम लोग का। तो ये बस इतना ही पढ़ना था, और बस इतना ही था इंद्रिय वाले में। अब त्वक शारीर देख लो। त्वक शारीर के अंतर्गत क्या आता है? तो संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्श इंद्रिय का स्थान होता है। त्वक मतलब त्वचा से रिलेट कर सकते हैं, जो भी एडिशनल कवरिंग होती है बाहर की, ये सारी चीजें त्वचा के अंतर्गत आती है। तो संपूर्ण शरीर को ढकने वाली स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान है। स्वेद व स्रोतस एवं लोम कूपों का आश्रय स्थान है। एक्सप्लेन किया ही था स्रोतस वाले में। त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान करने वाली इंद्रिय है। तो स्पर्श का ज्ञान भी जो है वो त्वचा ही करवाती है। तो त्वचा तो तुम लोग का क्लियर ही होगा, त्वचा क्या होंगे और उनके जो अलग अलग जो लेवल्स हैं, लेयर्स हैं, उनको हम लोग को देखना है। परिभाषा: संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग जो है वो त्वचा है। इनकी उत्पत्ति क्या क्या बताई गई है कि
जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाज्य से त्वचा बनती है। तो शुक्र शोणित के अभिपाच्य यानी कि जो भी प्रोसेस वगैरह चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह चलती है, उनसे जो है वो त्वचा त्वचा का निर्माण होता है। 7 प्रकार की त्वचाएं बताई गई हैं। अब कौन कौन सी 7 प्रकार की त्वचाएं हैं वो देख लो। तो सुश्रुत के अनुसार बता रहा पहले मैं। तो सुश्रुत ने 7 प्रकार की त्वचाएं बताई हैं। कौन कौन सी? अलोश्वेता वेरोमा, ये ट्रिक हो गए। तो देखो, अ से अभासिनी, लो से लोहिता, स्वे से श्वेता, ता से ताम्रा, वे से वेदिनी, रो से रोहिणी, माँ से मांसधरा। तो स्किन में अलग अलग लेयर्स हैं। तो अब अलग अलग लेयर्स हैं तो इनको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अभासिनी, दूसरे दूसरे नंबर पे लोहिता। जैसे मान लो ये तुम्हारी स्किन है, तो स्किन को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। अभासिनी हो गया, लोहिता हो गया, श्वेता हो गया, ताम्रा हो गया, वेदिनी हो गया, रोहिणी हो गया और मांसधरा हो गया। तो ये 7 लेयर्स बताए गए किसके? स्किन के। तो इनका जो भी मोटाई हो गया, तो उस टाइम तो ये सेंटीमीटर वगैरह में नहीं बताया गया, तो उसमें उन्होंने व्रीहि से तुलना की, यानी कि चावल के दाने से। तो अभासिनी को जो है वो चावल के दाने का 1/18 भाग बताया गया। लोहिता को चावल के दाने का 1/16 भाग बताया गया। श्वेता श्वेता को व्रीहि के दाने का 1/12 भाग बताया गया। ताम्रा को व्रीहि के दाने का 1/8 भाग बताया गया। वेदिनी को व्रीहि के दाने का 1/5 भाग बताया गया। रोहिणी को व्रीहि के यानी कि चावल के दाने के बराबर बताया गया। मांसधरा को व्रीहि के डबल बताया गया, यानी कि 2 चावल के दाने के बराबर मोटाई बताई गई है इसकी। तो सबसे मोटी कौन सी हो गई? मांसधरा, सॉरी, मांसधरा जो है स्किन लेवल है, स्किन लेयर है। तो मांसधरा जो है वो सबसे मोटा हो गया, और अभासिनी जो लेयर है वो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये चावल के दाने का 1/18 ही भाग तो है। अब इसमें रोग कौन कौन से होते हैं तो एक बार डिजीज देख लो। तो अभासिनी में सिद्ध एवं पडम कंटक होते हैं। लोहिता में तिल कालक, व्यंग हो गया, नेक्ष हो गया। श्वेता में अजगल्लिका हो गया, मशक हो गया, चर्मदल हो गया। ताम्रा जो है किष्ट एवं कुलास, कुष्ठ एवं किलास को कैरी करते हैं। के से याद कर सकते हो। वेदिनी क्या हो गया? कुष्ठ एवं विसर्प, वीके से याद कर सकते हो, विसर्प एवं कुष्ठ। रोहिणी में ग्रंथि, अर्बुद, गलगंड होता है। मांसधरा किसको कैरी करते हैं? भगंदर हो गया, विद्रधि हो गया एवं अर्च हो गया। तो ये सारी चीजें, ये ट्रिक बता दिया। आलो श्वेता वेरोमा ऐसे याद करना है, और इसको 1/18 याद कर लो, फिर 1/16 याद कर लो, फिर 4 के घटते हुए क्रम में परिवार 4 के घटते हुए क्रम में जो है वो है। तो जैसे 16-4 1/12, 1/12 - 4 1/8, फिर एक कम होगा तो 1/5 हो गया। और रोहिणी और मांसधरा 1 और 2 हो गया, इनको अलग याद कर लो। तो 1/18 अलग याद करो, 16-12-8 एक बार में याद करो, फिर 1/5 पे रुक जाओ, और इनको 1 और 2 याद कर लो। और इनके ये सारे जो भी स्थान वगैरह ये देख लेना। तो ये तो था सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब एक बार चरक के अकॉर्डिंग देख लो कि चरक जी क्या कह रहे हैं। तो चरक जी कह रहे हैं कि चरक ने जो है वो ये सारे जो है वो लेयर बताई हैं। तो कौन कौन सा है, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है उदक धारा। तो उदक धारा के बारे में बताया गया है, ये जल को धारण करती है और त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है। अश्रिक धारा जो है ये रक्त का धारण करती है। सिद्ध में एवं किलास को धारण करती है। जो थर्ड लेयर है वो सिद्ध में एवं किलास को धारण करती है। जो फोर्थ लेयर है वो दद्रु एवं कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। फिफ्थ लेयर को जो है वो अलसी एवं विद्रधि का ही स्थान बताया गया है। और षष्ठी त्वचा यानी कि सिक्स लेयर जो है, इसको काटने या कटने से ऐसा अंधेरा छा जाता है जैसे अंधे के सामने अंधेरा छाया जाता है। यानी कि अगर 6th लेयर की त्वचा अगर नुकसान हो गई तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ब्लड लॉस वगैरह हो जाएगा, तुम्हारा आर्टरी वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अगर 6th लेयर की त्वचा अगर कट जाए तुम्हारा, तो पूरा चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है। और ऐसी फुंसियां होती है जो कि चिकित्सा जिनकी आसानी से नहीं हो पाती है। ये जो छह लेयर बताए चरक ने बताए, पहले दूसरे का तो नाम बताया, उदक धरा और सिल्क धरा। और तीसरे को बस लेयर बताया है। इसमें बताया है कि सिद्ध में एवं किलास को धारण करती है, दद्रुकुष्ठ को, अलजी विद्रधि को धारण करती है, और षष्ठी त्वचा को काटने से अंधेरा छाने लगता है। तो ये चरक के द्वारा बताया गया है। तो सुश्रुत और चरक दोनों तुम लोग का क्लियर हो गया। जो भी स्किन के लेयर हो गए तो त्वचा के लेयर हो गए। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
तो देखो ये सारी चीजें तो तुम लोग क्लियर हो गई। अब मर्म स्टार्ट करते हैं। तो मर्म स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि मर्म होता क्या है। तो मारयंती इति मर्माणी, मारयंती इति मर्माणी का मतलब है कि ऐसे स्थान बॉडी में कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस होते हैं जिन पे अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसे स्थान पे आघात हो जाए पर्सन को तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं कि मर्म बोलते हैं। यानी कि ऐसे स्थान पर चोट लगने से अपने बॉडी को बचाना चाहिए, क्योंकि तुरंत मृत्यु हो सकती है। अगर तुरंत मृत्यु भी नहीं हुई तो ऐसी विकलता उत्पन्न हो जाएगी जो कि जिंदगी भर रहेगी। तो मारयंती इति मर्माणी, तो यही मर्म की व्याख्या है कि जिसके आघात होने पर मृत्यु हो जाए, जो मार ही डाले, वही तो मर्म है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है तो देखो, मांस, शिरा हो गया, धमनी हो गया, स्नायु हो गया, मांस हो गया, अस्थि हो गया और संधि हो गया। इन सारी चीजों का जो है वो सन्निपात होता है एक जगह पे, यानी कि एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं। इसीलिए तो ये बहुत खतरनाक चीज बन जाता है। अगर ऐसे स्थान पे अगर चोट लग जाता है पर्सन को तो इतनी सारी चीजों में जो है वो दिक्कत आने लगती है। इसमें भी देख लो, शिरा हो गया और धमनी हो गया। धमनी जो है वाग्भट ने बताया है और सुश्रुत ने नहीं बताया है धमनी के बारे में, हमनी को नहीं बोला है। तो अगर सुश्रुत की माने तो शिरा हो गया, स्नायु हो गया, मांस हो गया, अस्थि हो गया एवं संधि का जो है वो सन्निपात होता है, एक जगह पे इकट्ठे होती हैं। तो अगर इनके ये इस स्थान पे चोट लग जाए तो या तो व्यक्ति विकल हो जाएगा और नहीं तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देखो मर्म को मैं एक पेज में खत्म करवाऊंगा और बहुत इफेक्टिव तरीके से, सारे सारे पॉइंट कवर है। तुम लोग को इतना ही तुम लोग को एग्जाम में लिख के आना है। और देखो प्राण के बारे में बात बताया गया है, तो 12 तरीके के प्राण बताए गए हैं बॉडी में। तो कौन कौन से प्राण बताया गया है तो देखो 12 प्राण बताए गए हैं। तो अग्नि हो गया, सोम हो गया और वायु हो गया। अग्नि हो गया, जल हो गया एवं वायु हो गया। जल को सोम भी बोला जाता है। तो अग्नि जल वायु हो गया, उसके साथ साथ सत्व रज तम हो गया। 5 इंद्रियां बताई गई हैं और एक भूतात्मा बताया गया है। तो कुल मिला के 12 प्राण बताया गया है जो शरीर में रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने प्राण शरीर में रहते हैं, तो 12 प्राण शरीर में रहते हैं, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। अब इनकी संख्या देख लो, टोटल मर्म की संख्या पूरी बॉडी में 107 है। तो 107 है, 107 को कैसे याद करोगे, तो ये याद रहता है पूरी बॉडी में 206 हड्डियां हैं। तो 206 में एक जोड़ो, 206 में एक जोड़ो तो टोटल 207 हो गया, और उसमें से 100 माइनस कर दो, या फिर 206 में से 100 माइनस कर दो, 106 हुआ और एक जोड़ दो, तो टोटल 107 जो होते हैं वो मर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद करना पड़ता है, मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ। तो टोटल मर्म जो हो गया वो 107 बॉडी में बताई गई है, जिसमें से शाखा में टोटल 44 मर्म, मध्य में जो है वो मध्य शरीर में 26 और अपर बॉडी में ऊपर की तरफ जो है वो 37 मर्म पाई जाती है। यानी कि शाखा में 44 हो गया, मध्य शरीर में 26 मर्म हो गए, और सिर एवं ग्रीवा प्रदेश में जो है वो 37 मर्म बताया गया है। ये तो संख्या की बात हो गई। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो परिणाम के अनुसार या फिर साध्य एवं असाध्यता के अनुसार इसको जो है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अनुसार परिणाम के अनुसार कि व्यक्ति क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मरेगा, जिएगा, या फिर पीड़ा होती रहेगी, या फिर विकलता उत्पन्न हो जाएगी। तो परिणाम के या फिर साध्य असाध्यता के अनुसार जो है इसको 5 भागों में बताया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला मर्म है सद्य प्राणहर मर्म, दूसरा है कालांतर प्राणहर मर्म, तीसरा है विशल्य घन मर्म, चौथा है वैकल्य कर मर्म, पांचवा है रुजा कर मर्म। क्लियर है? जूम कर दूं क्या मैं? चलो आई थिंक अब क्लियर होगा तुम लोग का। तो देखो पहला है सद्य प्राणहर मर्म, जो है वो 19 इनकी संख्या जो है 19 बताई गई है। इनके जो महाभूत है वो आग्नेय महाभूत बताया गया है। और ऐसे जगह पर अगर विकलता हो जाती है तो व्यक्ति या तो तुरंत मर जाता है, नहीं तो मरना तो फिक्स ही है, या तो तुरंत मरेगा नहीं तो अप्रोक्स जीते जीते 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या जो है वो 33 बताई गई है। इनका जो महाभूत है सौम्य प्लस आग्नेय महाभूत बताया गया है। और इनमें क्या है, 2 से 4 वीक में ये व्यक्ति भी मर जाएगा। और अगर क्षिप्र मर्म में, इसके अंतर्गत क्षिप्र मर्म आता है, अगर क्षिप्र मर्म में लगा तो तुरंत तुरंत ही मर जाएगा, और नहीं तो 2 से 4 वीक में। यह भी कालांतर प्रारंभ पे अगर कोई आघात हो गया तो व्यक्ति मर ही जाएगा। विशल्य घन मर्म, तो विशल्य घन मर्म की संख्या जो है वो 3 बताई गई है। इनका महाभूत जो है वो वायव्य महाभूत बताया गया है, वायु बताया गया है। तो इस स्थान पे क्या होता है, जैसे क्या होता था पुराने जमाने में, तीर वगैरह आके कहीं पे लग जाता था। अब जैसे मुझे तीर लग गई है, लेकिन फिर भी देखा जाता था कि व्यक्ति जीवित रहता था, चल चल फिर लेता था। लेकिन जैसे इस तीर को निकाला जाता था, वैसे ही
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ये जो सेल है, जो भी तीर लगा हुआ है, इसको तुरंत निकालते ही ये व्यक्ति विशल्यघन, अगर विशल्यघन मर्म पे अगर आघात हुआ है तो तीर निकालते ही, जो शल्य को निकालते ही व्यक्ति जो है वो मर जाएगा, चाहे वो चाकू से हमला हुआ हो चाहे तीर से हमला हुआ हो, क्योंकि वायु जो है शरीर से बाहर निकल जाती है ऐसे स्थानों पे। तो ये विशल्यघन मर्म था। वैकल्पिक मर्म की संख्या जो है वो 44 बताई गई है। महाभूत जो है वो 100 में बताया गया है। और ऐसी स्थान पर क्या होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कहीं अगर वैकल्पिक मर्म पे लगा तो कुछ ना कुछ बॉडी में विकृति, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेलिटी पैदा हो जाएगी। रुजाकर मर्म की संख्या 8 बताई गई है। इनके महाभूत जो है वो आग्नेय प्लस वायव्य महाभूत है। ऐसे स्थान पर चोट लगने से या इंजर्ड होने से लगातार पीड़ा होने लगती है, यानी कि पूरे सालों साल तुमको पीड़ा होने लगेगी। जैसे कोई मर्म है, तुमको चोट लगी, ठीक है, कोई ज्वाइंट्स ले लो या कुछ भी ले लो, अगर चोट लगी है, अगर अगर वो रुजाकर मर्म का स्थान है, 8 रुजाकर मर्म बताए गए हैं, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो अगर ऐसे स्थान पर चोट लग गई तो मरेगा तो नहीं व्यक्ति, लेकिन लगातार पीड़ा होते रहेगी, कई कई महीने सालों सालों तक लगातार पीड़ा इसको होती रहेगी। तो ये सारे जो भी है 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब इनकी इनकी वो भी देख लो, क्या नाम है कि कौन कौन से मर्म आते हैं इनके अंतर्गत। तो देखो, श्रद्धा प्राण हर मर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो श्रृंगाटक आता है, अधिपति आता है, शंख आता है, कंठ शिराएं आती हैं, गुदा आता है, हृदय आता है, वस्ती होता है और नाभि आता है। तो शब्द प्राण हर मर्म के अंतर्गत 19 बताया गया है ना, शब्द प्राण हर मर्म। तो इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठ शिराएं, गुद, हृदय, वस्ती एवं नाभि। इनकी संख्या भी बताई गई है, 4 श्रृंगाटक, 1 अधिपति, शंख 2, कंठ शिराएं 8, गुद 1, हृदय 1, वस्ती 1 एवं नाभि 1। फिर कालांतर प्राणहर्म की मर्म की संख्या 33 बताई गई है। इनके अंतर्गत 8 वक्ष मर्म आते हैं, 5 सीमंत आता है, 4 तल हृदय, 4 क्षिप्र हो गया, 4 इंद्रवस्ती हो गया, 2 कटिक तरुण हो गया, 2 संधि हो गया, 2 बृहति हो गया और 2 नितंब आ गया। तो ये कालांतर प्राणहर्म के अंतर्गत आते हैं। विशल्यघन 3 बताया गया है, 2 उत्क्षेपण हो गया और 1 स्थपनी हो गया। फिर वैकल्यकर जो है वो 44 बताया गया है। क्लियर है। वैकल्पिक 44 कौन कौन से हैं, तो 4 लोहिताक्ष, 2 आड़ी, 2 जानू, 4 उर्वी, 4 कुर्च, 2 विटप, 2 कुपर, 2 कुकुंदर, 2 कक्षधर, 2 अंश हो गया, 2 अंश फलक हो गया, 2 विदुर हो गया, 2 क्रिकाटिका हो गया, 2 अपांग हो गया, 2 नीला हो गया, 2 मन्या हो गया, 2 फड़ और 2 आर्तव। ये वैकल्यकर मर्म के अंतर्गत बताया गया है, टोटल 44। रुजाकर मर्म के अंतर्गत 8 आते हैं, कौन कौन से, 2 गुल्फ हो गया, 2 मणिबंध हो गया और 2 कुर्च शीर हो गया। तो ये टोटल संख्या वगैरह एक्सप्लेन कर दिया। आप देख लो, ये तो था कि साध्यता एवं असाध्यता के अनुसार। अब रचना के अनुसार देख लो, रचना के अनुसार क्या क्या आते हैं, अब क्लियर होगा। देखो, ये रचना रचना के अनुसार, रचना के अनुसार क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले मांस मर्म बताया गया है। मांस मर्म की संख्या 11 बताई गई है। इनके अंदर 4 तल हृदय, 4 इंद्रवस्ती, 1 गुद हो गया और 2 स्तन रोहित आते हैं। सीरा मर्म की संख्या जो है 41 बताई गई है। सीरा मर्म की संख्या 41 बताई गई है। कौन कौन से, 2 नीला हो गया, 2 धमनी हो गई, 8 मात्रिका हो गई, 4 श्रृंगाटिका हो गई, 2 अपांग, 1 स्थपनी, 2 फड़, 2 स्तन मूल, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 1 हृदय हो गया, 1 नाभि हो गया, 2 पार्श्व संधि हो गई, 2 बृहति हो गई, 4 लोहिताक्ष हो गया और 4 उर्वी हो गया। ये सीरा मर्म की संख्या है। रचना के अनुसार देख रहे हैं हम लोग। स्नायु मर्म की संख्या जो है 27 बताई गई है। 4 आड़ी, 2 विटप, 2 कक्षधर, 4 कुर्च शिरो, 1 वस्ती, 4 क्षिप्र, 2 अंश, 2 विदुर, 2 उत्क्षेपा और 2 स्नायु। तो ये स्नायु मर्म बताया गया है। फिर अस्थि अस्थि मर्म देख लेते हैं। तो इनकी संख्या 8 बताई गई है। 2 कटिक तरुण, 2 नितंब, 2 अंश फलक, 2 शंख। 20 संधि मर्म बताया गया है। 2 जानू, 2 कुपर, 5 सीमंत, 1 अधिपति, 2 गुल, 2 मणिबंध, 2 ककुंदर, 2 आवर्त एवं 2 क्रिकाटिका। तो ये जो है रचना के अनुसार बताया गया है। अब परिमाण के अनुसार देख लेते हैं। तो परिमाण के अनुसार जो है वो टोटल जो है तुम लोग का कौन कौन से बताए गए हैं। तो इसमें अंगुली के प्रमाण के हिसाब से नापा जाता है कि अंगुली के हिसाब से कौन कौन से मर्म जो है वो उनकी साइज वगैरह क्या क्या है। तो आधा अंगुल के जो है वो 56 टोटल तुम लोग के मर्म है। आधे अंगुल के, अंगुल बताया ही था मैंने प्रमाण वाले में,
तो आधे अंगुल के जो है वो 56 मर्म होते हैं। एक अंगुल के मर्मों की संख्या जो है वो 14 बताई गई है। 4 उर्वी, 4 कुर्च सिर, 2 विटप, 2 कक्षधर, 2 स्तनमूल। 2 अंगुल के मर्मों की संख्या 4 बताई गई है। 2 मणिबंध, 2 गुल। 3 अंगुल के मर्मों की संख्या 4 बताई गई है। 2 जानू, 2 कूपर। 4 अंगुल के मर्मों की संख्या 29 बताई गई है। 1 हृदय, 1 बस्ती, 4 कुर्च, 1 गुदा, 1 नाभि। और इसमें क्या आ जाता है, सिर वाले रीजन में जो है वो 4 श्रृंगाटक हो गया और 5 सीमंत हो गया। गले वाले रीजन में 2 नीला हो गया, 2 मलनिया हो गया और 8 मात्रका हो गई। टोटल जो है वो 29 बताया गया है। किसकी संख्या? चतुर अंगुल प्रमाण। तो इसको कैसे बोला जाता है कि इसको आधा अंगुल प्रमाण, इसको 1 अंगुल प्रमाण, इसको 2 अंगुल प्रमाण, इसको 3 अंगुल प्रमाण, इसको चतुर अंगुल प्रमाण। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये सारी चीजें भी बता दिया मैंने। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऊपर मैंने बताया था कि शाखा में टोटल 44 मर्म होते हैं, मध्य शरीर में 26 होते हैं, सिर एवं ग्रीवा में 37 मर्म होते हैं। तो शाखा में 44 कौन कौन से होते हैं? तो शाखा में दोनों हाथ आते हैं, दोनों पैर आते हैं। तो कुल मिला के एक हाथ एक हाथ एक पैर, दूसरा हाथ दूसरा पैर, कुल मिला के 4 शाखाएं हो गई। तो एक शाखा में 11, यानी कि 4 शाखा में टोटल 44 मर्म होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं एक शाखा के हिसाब से देख लो कौन कौन से होते हैं। तो क्षिप्र हो गया, तल हृदय हो गया, कुर्च हो गया, कुर्च शीर हो गया, मणिबंध एवं गुल्फ हो गया। या तो मणिबंध होगा या तो गुल्फ होगा, या तो कक्षधर हो गया या तो विटप हो गया, इंद्रबस्ती या तो कूपर हो गया या तो जान हो गया, आड़ी हो गया, उर्वी हो गया और लोहिताज हो गया। तो ये शाखा के मर्म के बारे में हो गया। तो ये सब तो एक एक होते हैं, एक एक शाखा में एक एक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11 गुणे 4 कर देंगे, टोटल 44 हो जाएगा। अब मणिबंध होगा या गुल्फ हो गया, कक्षधर होगा या विटप हो गया, कूपर होगा या जानू होगा, इस ये डिपेंड करता है कि वो शाखा जो है वो अपर बॉडी की शाखा है या लोअर बॉडी की शाखा है, यानी हाथ है या पैर है। तो अगर हाथ होगा तो मणिबंध होगा और पैर होगा तो गुल्फ होगा। अगर हाथ की शाखा, हाथ के मर्म होंगे, बाहू के मर्म होंगे तो मणिबंध आएगा, और अगर पैर के मर्म होंगे तो इसके अंतर्गत गुल्फ आएगा। हाथ के मर्म के अंतर्गत कक्षधर आएगा और पैर के मर्म के अंतर्गत जो होगा वो विटप आएगा। हाथ के मर्म के अंतर्गत कूपर आएगा और पैर के मर्म के अंतर्गत जानू आएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। तो टोटल ये 11 हो गए, और 11 गुणे 4 यानी कि एक हाथ में 11 होंगे तो दूसरा हाथ और दोनों पैर मिला के 11 गुणे 4 टोटल 44 शाखाओं के मर्म बताए गए हैं। अब आ जाता है त्रिमर्म क्या होता है। तो त्रिमर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। त्रिमर्म के उल्लेख कीजिए, त्रिमर्म की प्रमुखता बताइए। तो त्रिमर्म होते क्या है? तो त्रिमर्म टोटल बॉडी में टोटल जो भी मर्म बताए गए हैं उनमें से ये जो मर्म है, ये 3 मर्म जो होते हैं, जैसे हृदय हो गया, सिर हो गया एवं बस्ती हो गया, ये 3 मर्म को जो है वो प्रधान मर्म बताया गया है। प्रधान मर्म यानी कि इस मर्म पे अगर आघात हो जाए तो व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनकी रक्षा करना हमारा परम दायित्व होता है। तो हृदय हो गया, सिर हो गया, बस्ती हो गया, इनकी जो हृदय की उत्पत्ति है वो रक्त प्लस कफ से होती है, और ये शिरा मर्म के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रमाण 4 अंगुल बताया गया है। सिर जो है इनके संधि मर्म होता है इसके अंतर्गत, और आधा अंगुल प्रमाण बताया गया है। बस्ती की उत्पत्ति रक्त एवं मांस में से होती है, इसके अंतर्गत स्नायु मर्म और चतुर अंगुल प्रमाण के अंतर्गत आता है। खैर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं त्रिमर्म को। तो देखो त्रिमर्म कौन कौन से बताया गया? हृदय, बस्ती एवं सिर हो गया। शरीर में जो 107 मर्म कहे गए हैं, हृदय, सिर एवं बस्ती, ये 3 प्रधान मर्म माने गए क्योंकि इसमें प्राण आश्रय करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, यहाँ पे आघात नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें प्राण आश्रय करते हैं। अगर यहाँ पे आघात होगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये त्रिमर्म हृदय, बस्ती एवं सिर जो हो गया, इसको प्रमुख बताया गया, बहुत मेन बताया गया है। तो हृदय की उत्पत्ति जो है रक्त प्लस कफ प्रसाद से होती है। बस्ती की उत्पत्ति रक्त प्लस मांस धातु से होती है। तो ये सारी चीजें बताया था। और सिर जो है वो इम्ब्रॉय के रीजन वगैरह में बनता है, इम्ब्रॉय के टाइम पे। तो चलो हृदय से स्टार्ट करते हैं। तो हृदय के बारे में देखो क्या क्या बताया गया है। हृदय शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। हृदय, हृदय 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 का मतलब है हरती, यानी कि हरण करने वाला। द शब्द का मतलब है ददाती, यानी कि वितरण करने वाला। यह शब्द का मतलब है यच्छति, यानी कि निरंतर क्रियाशील करने वाला।
हर्ड हर्ड यानी कि किसी चीज को लेना। तो हृदय यानी कि हार्ट जो है क्या करता है, पूरी बॉडी से उसके अंतर्गत जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, तो ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से खींचता है, हरण करता है। तो हरती जो है वो हृदय का काम है। ददाती यानी कि वितरण करना, फिर क्या करता है, बॉडी को जो वेंट्रिकल में जाता है वहां से पंप कर देता है, ब्लड को पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो वितरण करना काम भी जो है वो हृदय का ही है। यह शब्द यक्षति, यक्षति यानी निरंतर क्रियाशील होता है। अब मान लो हार्ट धड़कना कभी रुकता है क्या, कंटिन्यूअस धड़कता रहता है। तो इनकी संख्या जो है वो एक बताई गई है। रचना के अनुसार जो है वो शिरा मर्म के अंतर्गत आते हैं, परिणाम के अनुसार जो है वो सद्य प्राण मर्म में आते हैं, परिमाण के अनुसार ये चतुरंगुल प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। स्थान कहाँ होता है, दोनों स्तनों के मध्य में, दोनों स्तनों के मध्य में, यानी कि यहाँ कहीं जो होता है वो मिडिल मीडिया स्टेनम स्पेस में स्पेस आता होता है, वहां पे जो होता है हार्ट सिचुएटेड होता है। आधुनिक के मतानुसार जो रचना हार्ट मानी गई है, विद्ध होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो कोई लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे। सद्दो मरणम देखने को मिलेगा। सद्दो मरणम मतलब सडन डेथ हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। तुमने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि यहाँ पे गोली लग जाती है हृदय में तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है, और नहीं तो अगर हाथ में लगती है या पैर वगैरह में लगती है तो पहले मूवी वगैरह में नाचता है, घूमता है, थोड़ा एक्टिंग करता है, थोड़ा बातचीत करता है, परिवार वालों को फोन भी मिला लेता है उतने देर में। लेकिन हृदय में गोली लगे तो ये सारी चीजें नहीं होगी, हार्ट धड़कना बंद करेगा, तुरंत व्यक्ति मर जाएगा। उसी के साथ सिर के बारे में भी बताया गया है। सिर को क्या है, अधिपति भी बोला जाता है। संख्या एक बताई गई है। रचनानुसार ये संधि मर्म है, परिणाम के अनुसार सद्य प्राण मर्म है, और परिमाण के अनुसार इनका जो प्रमाण बताया गया है वो आधा अंगुल बताया गया, हाफ अंगुल बताया गया है। स्थान इसका क्या होता है, मस्तिष्क के भीतर ऊपर की ओर सिरा एवं संधियों का सन्निपात, बालों का आवर्त, यानी कि टोटल ये हेड रीजन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में भी तुम लोगों ने सुना होगा कि मूवी का ही एग्जांपल लेते हैं, मूवी में देखा होगा सिर में किसी को गोली लग गई, सिर में गोली लगता है तुरंत ऐसे एक बार में धड़ाम से गिर के मर जाता है, नहीं तो और हाथ पैर में गोली लगता है तो जिंदा ही रहता है कुछ टाइम तक। तो ये क्योंकि सिर बहुत इंपॉर्टेंट मर्म होता है और ये त्रिमर्म के अंतर्गत ही आता है। और आधुनिक मतानुसार रचना जो है वो वेनस साइनस बताया गया है, और इसमें भी विद्ध होने के लक्षण जो है सद्दो मरण, तुरंत मृत्यु हो जाती है चोट लगने से। फिर वस्ती के बारे में देख लो, वस्ती के बारे में क्या बताया गया है। तो बस्ती की संख्या जो है वो एक बताई गई है। रचना अनुसार स्नायु मर्म है, परिणाम अनुसार सद्य प्राण मर्म है, परिमाण अनुसार चतुरंगुल प्रमाण है इनका। मूत्राशय यानी कि प्यूबिस के पीछे होती है ये मूत्राशय। और आधुनिक मतानुसार इसी को वस्ती को यूरिनरी ब्लैडर से कंपेरिजन किया जा सकता है इसका। विद्ध होने के लक्षण क्या होता है, अगर आघात या तुरंत फटने से मृत्यु हो जाती है। इसमें भी सडन डेथ हो जाती है। सडन डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर होता है, अगर बॉडी में फट जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है, पूरी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी और तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और ये भी जो है त्रिमर्मों में एक इंपॉर्टेंट मर्म है, बस्ती भी। और इस हिसाब से जो भी है इसके भी विद्ध होने के लक्षण है। आघात अगर यहाँ पे भी हो जाता है तो व्यक्ति तुरंत ही मर जाता है। तो चलो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन तुम लोग के सारे जो भी है पॉइंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और रचना 2 भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ तुम लोग का। और बताओ, और कोई भी डाउट वगैरह है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो फिर इंस्टाग्राम चैनल दिया गया है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी तुम लोग की क्वेरी होगी, डाउट होगी, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। और अगर ये तुम लोग का पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लो। और भी बताओ, और मतलब ये अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में, कहाँ से हो और कौन कौन से एग्जाम बचे हुए हैं, एग्जाम स्टार्ट हुए भी कि नहीं हुए, तो ये सारी चीजें कमेंट में बता दो। और जो भी डाउट वगैरह होगा, या फिर और अगर किसी चीज का वन शॉट या कोई भी लेक्चर वगैरह चाहिए होगा तो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, फिर इतना ही था इस लेक्चर में, और ये तुम लोग का मर्म शारीर भी कवर हो गया, सारे पॉइंट कवर हो गए, और जो तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इसी से आएगा। वन शॉट लेक्चर देख के चले जाओ मस्त आराम से, तुम लोग के एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और ठीक है, फिर चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी लेक्चर है अपने जो भी ग्रुप वगैरह है, जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, वो भी बेचारे पास हो जाए। चलो फिर बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।